हाँ जी, आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। पढ़े आपने हार्मोन्स को? जो साथ ही साथ पढ़ना जरूरी है, और 2-3 बार जब तक नहीं पढ़ोगे याद नहीं, क्योंकि इसमें याद करना है भाई, इसका कार्य ये है। वैसे मोस्ट ऑफ हमने बहुत धीरे धीरे लेके चले, बार बार चीजों को रिपीट भी कर दिया भाई, इसमें ये होता है इसमें, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वो याद नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया था पुष्पन। अब मैं आपको यार एक बार बता दूं, है ना, शॉर्ट में, मतलब मान लो शॉर्ट में ही सारी बात क्लियर है, ऐसा मत सोचना सर शॉर्ट में निपटा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट शॉर्ट में क्रिएट हो जाए। भैया बताओ, पादपों को पुष्पन के लिए दीप्ति काल की आवश्यकता होती है नहीं होती? खूब सुना। कुछ पादपों को ज्यादा दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, कुछ को कम दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, और कुछ को दीप्ति काल का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, नहीं है? तो कहीं ना कहीं दीप्ति कालिकता की आवश्यकता होती है, दीप्ति कालिकता के कारण पुष्प का निर्माण होता है। अब जितने आपने पादप हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एफसीसी, कैसे, ये तो सब पृथक करके अध्ययन कर लिया कि हाँ भाई है। लेकिन जैसे दीप्ति कालिकता के कारण क्या होता है, पुष्पन प्रेरित होता है। लेकिन अब ये माना गया केवल कल्पना में कि हाँ कोई ना कोई रसायन बनता है और वो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन वास्तव में आज तक उसको पृथक करके नहीं दे। बताओ, काल्पनिक हार्मोन हुआ नहीं हुआ? तो काल्पनिक मतलब ये कि कल्पना में ही है कि हाँ हो सकता है, लेकिन आज तक कोई पृथक नहीं। अब बताओ, प्रकाश को जो ग्रहण करेगा वो कौन करेगा? प्रकाश ग्राही स्थल क्या है? पत्तियां है, नहीं है? वैसे ही बात है, पादप में जो प्रकाश का जो संवेद या प्रकाश का जो भी संवेद है उसको जो ग्रहण करेगा वो कौन है? पत्ती। तो पत्तियां दीप्ति कालिकता ग्राही स्थल क्या? पत्तियां। और पत्तियां जो है प्रकाश को ग्रहण करती है, और उसकी वजह से कोई ना कोई रसायन बनता है। अब कल्पना में चल रहे हैं, कोई ना कोई एक रसायन बनता है जो क्या होता है, प्ररोशीर्षों की ओर स्थानांतरित होता है। यानी प्ररोशीर्ष क्या है? शाखा, तना जो भी है उनके जो शीर्ष, और वहां पे क्या होता है, शीर्ष विभज्योतक को पुष्पीय विभज्योतक या जन्य विभज्योतक में परिवर्तित कर देता है, और उसका नाम दे दिया भाई जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी है, फ्लावर के लिए, उसको फ्लोरिजन बताया था आपको जब मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया था पुष्प क्रम, है ना? आगे बात समझ, और कहा था आपसे दीप्ति कालिकता ही, तो भैया इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है ना? तो सब पढ़ा, तो फ्लोरिजन नाम दे दिया, और उसकी वजह से जो शीर्ष विभज्योतक है वो पुष्प विभज्योतक परिवर्तित होता है, और उससे पुष्प का निर्माण होता है। अब कुछ पादपों को तो भाई कम दीप्ति काल चाहिए, तो उनको लघु दीप्ति काल बोल दिया।
भाई जितना मिनिमम आवश्यकता होती है ना, मिनिमम आवश्यकता बोलते हैं हम क्रांतिक। मिनिमम के लिए हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक। तो मिनिमम आवश्यकता से अगर कम दीप्ति काल की आवश्यकता है, भाई मिनिमम इतना तो होता ही होता है, तो उससे अगर कम चाहिए तो वो तो है लघु दीप्ति काल यानी शॉर्ट डे प्लांट। और जिनको ज्यादा दीप्ति काल चाहिए उनको हम क्या कहेंगे? दीर्घ दीप्ति काल। और जिनको दीप्ति काल डे न्यूट्रल प्लांट। बोलो आया ना? बात क्लियर सब? आप सुनना मुझे, जो सर्दी में हम फसल बुआई करते हैं ना, सर्दी में जैसे हमने गेहूं सरसों वगैरह सर्दी में बुआई करी, भाई करी नहीं करी? तो अब सर्दियों में बुआई करी हमने, तो बताइए पुष्पन कब होता है? बताओ भाई इनमें। फरवरी के एंड या मार्च में जाके होता नहीं होता? बोलो आया ना? अब कोई कहे सर हम तो अगाऊ थी सरसों बोती तो अब तो लावणी आ रही है, तो वो बात अलग है। ठीक है, क्लियर? जानते हो ना? हाँ, देसी हो पूरे, ऐसा नहीं अंग्रेज नहीं है। ठीक। तो लेकिन फिर भी उन थोड़ा पुष्पन के लिए दीर्घ दीप्ति काल चाहिए। सामान्य बात करें हम अक्टूबर नवंबर बुआई करते हैं, तो फरवरी तक पुष्प आते हैं। और फिर देखो अभी मोयला इतना ज्यादा नहीं हो रहा, आप देखना फरवरी के बाद में मोयला बहुत हो जाएगा, वही जो कीड़े आंखों में घुस जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद में भयंकर पुष्पन होता भी है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। और बाद में तो ऐसा लगता है पीले कपड़े पहन लो तो सारे कपड़े, है ना? और बताओ अगस्त, वही सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है नहीं होती है उसकी? ठीक है। तो यार एक बार बताओ, जन्माष्टमी के बाद से दिन छोटे होने लग जाते हैं। मैं तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, बड़े बुजुर्गों वाली बात बता रहा हूँ। जन्माष्टमी के बाद से दिन छोटे होने लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझो इस बात। तो बताइए भाई, सितंबर अक्टूबर में उनकी कटाई होती, तो भाई पुष्पन आया क्या? पुष्पन लंबे समय तो थोड़ी देगा, पुष्प आया फल बना, ये लो भाई हो गया काम, आ गई बात। तो वही सितंबर तक। तो मुझे बताइए भाई, उनको क्या चाहिए? लघु दीप्ति काल चाहिए नहीं चाहिए? जबकि जो सर्दी में बुआ, अरे बताइए, ये जो है मकर संक्रांति आती है उस दिन से दिन बड़े होने लग जाते हैं, आ गई बात में। तो बताओ इनको ज्यादा दीप्ति काल चाहिए नहीं चाहिए? अनुस्मरण करके हो जाते हैं, तो इनको तो दीर्घ दीप्ति काल चाहिए। आगे और जो जून जुलाई में बुआई कर रहे हैं उनको लघु दीप्ति काल। अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो अब मुझे एक बताओ, गेहूं, सरसों, ठीक है, मूली, गाजर, अब रटने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। बताओ ये सब लघु दीप्ति काली के दीर्घ दीप्ति काली के? दीर्घ दीप्ति काली के, आ गई बात। अच्छा बताओ मुझे, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या उस समय की फसल है नहीं है? आगे ये सब क्या हो गए? बात क्लियर होगी नहीं होगी? बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है मान, कर दी ना इन कॉन्सेप्ट की मिस कर दिया। बात क्लियर है भाई सबको? कोई समस्या? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जो साल भर ही चाहिए, बताओ बचपन से देखते आ रहे हैं, टमाटर और मिर्ची बताओ पूरे साल भर उपलब्ध रहते नहीं रहते? धनिया वगैरह पूरे साल भर, क्योंकि टमाटर मिर्ची में छोकड़ ही नहीं लग सकता सब्जी में। बोलो आया ना? तो इन पे कभी भी दीप्ति काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तो डे न्यूट्रल है। आ गई बात समझ में? ये लो साहब, इतना सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें अब काम की बात तो ये है, और जितना आपको पता जो मैंने बात बोली उस पर आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अब किताबी लैंग्वेज करने के लिए हम कर लें। आ गई बात समझ? पुष्पन के प्रक्रम में दो प्रमुख घटनाएं हैं भाई, एक तो दीप्तिकालिकता और एक बसंतीकरण। बसंतीकरण जो है वो निम्न ताप चाहिए होता है पादपों को पुष्पन लिए। जैसे ये द्विवर्षीय पादप होते हैं, बहुवर्षीय पादप देखो पहले साल में पुष्पन नहीं करते, दूसरे साल में करते हैं द्विवर्षीय। क्यों? क्योंकि एक साल इनको मतलब क्या, जब तक वो शीतलन प्रभाव से एक्सपोज नहीं हो जाते तब तक ये पुष्पन के लिए प्रेरित नहीं होते। ऐसे ही बहुवर्षीय पादप होते हैं, पहले साल में नहीं देते लेकिन दूसरे साल से हर साल देते हैं। तो निम्न ताप उपचार जब तक एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आ गई बात समझ में? फिर वैज्ञानिक इतने खुरापाती ने क्या करा, द्विवर्षीय पादप बहुवर्षीय पादप है ना, उनके को पहले शीत प्रभाव दे दिया, पहले से फ्रीज रीज में रख रखा के, ठीक है? और फिर उगाया पहले ही साल में पुष्पन आ गया। तो इसका मतलब बताओ भाई, पुष्पन के लिए उस पादपों में जो द्विवर्षीय बहुवर्षीय पादप है उनको जब तक वो कम ताप से एक्सपोज नहीं होंगे तब तक वो पुष्पन नहीं करते। ये बसंतीकरण। कोई किसी को
आ गई बात समझ? क्लियर है ना? तो दीप्तिकालिका और बसंतीकरण। लेकिन दीप्तिकालिका बसंतीकरण पढ़ने से पहले, क्योंकि अब क्वेश्चंस भी तो सोल्व करने, आधारभूत एनसीईआरटी बात मैंने बता दी आपको, लेकिन अब हमें क्वेश्चंस पूरे 100% सोल्व करने, उसके लिए ध्यान रखें। बताओ भाई, प्रकाश की पादप में क्या क्या भूमिका होती है? अगर मुख्य भूमिकाएं देखें हम, प्रकाश संश्लेषण में, बिना प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। रंध्रों खुलना और बंद होने में बताओ भाई, अंधकार में रंध्र बंद हो जाते हैं, प्रकाश में रंध्र खुलते हैं। और वृद्धि व परिवर्तन, वृद्धि और परिवर्तन बताओ, ये पुष्पन वगैरह ये सब वृद्धि परिवर्तन के तो भाग है। आपने पढ़ा था ना भाई, परिवर्तन होगा है, डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट में क्या, बीज, नवांकुर, नवोद्भिद वगैरह ये सब बने, फिर पुष्पन हुआ, फिर विनिर्माण, फिर जीर्णता, मर गया। बोलो है, तो बिना पुष्पन के तो हो ही नहीं सकता। तो अब बताइए, पुष्पन के लिए क्या चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता है या नहीं? तो प्रकाश के द्वारा पादप में वृद्धि और परिवर्तन का नियमन, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या? फोटोमॉर्फोजेनेसिस। आगे बात में प्रकाशिक संरचना विकास। बात क्लियर सबको कि भाई प्रकाश के कारण जो पादप में संरचना का निर्माण हो रहा, परिवर्तन हो रहा, उसको कहेंगे प्रकाशिक संरचना विकास या फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए जो अब कोई भी वर्णक, भाई कोई ना कोई वर्णक ही तो अवशोषण करेगा प्रकाश का। तो जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी जो वर्णक है, उनको क्या नाम दे दिया? फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णक। कोई दिक्कत किसी को? अब पादपों में ध्यान से सुनना भाई, वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक की तो बात ही अलग हो गई, क्योंकि ये तो प्रकाश संश्लेषण, पर्ण, हरिम वगैरह, कैरोटिनॉइड वगैरह, वो तो अलग है। पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए जो उत्तरदायी है, वृद्धि परिवर्तन के लिए, जो प्रकाश का अवशोषण कर रहे हैं, और फिर उसकी वजह से क्या हो रही है, प्रकाश ऊर्जा कहीं ना कहीं कोई पदार्थ और संश्लेषण को प्रेरित कर रही है, क्या हो रहा है वो हम देखेंगे अभी। तो उन वर्णकों को क्या नाम दिया गया है? फोटोमॉर्फोजेनेटिक। क्या फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णक प्रकाश संश्लेषण को जो उत्तरदायी है? नहीं नहीं। आ गई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो अब प्रकाश संवेदी जो तंत्र होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी है। एक है ब्लू लाइट सेंसिटिव सिस्टम, और एक है रेड लाइट सेंसिटिव सिस्टम, यानी नीला प्रकाश संवेदी तंत्र और लाल प्रकाश संवेदी तंत्र। तो नीला प्रकाश संवेदी तंत्र है साइटोक्रोम। कौन है भाई? साइटोक्रोम। लेवोप्रोटीन प्रकृति का होता है। और जो लाल प्रकाश संवेदी तंत्र, उसको बोलते हैं फाइटोक्रोम। और ये फाइटोक्रोम ही फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णक है। बात क्लियर है सबको? आई बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कह रहा था ना, कुछ पादपों उनके बीजों को प्रकाश नहीं मिलेगा, वो तब तक अंकुरित नहीं होते। जबकि बहुत सारे पादप ऐसे जिनके बीजों को प्रकाश की जरूरत नहीं, मिट्टी के अंदर दबेंगे तभी जाके अंकुरित होंगे। आगे बात, तो कुछ पादप के बीज प्रकाश की उपस्थिति में अंकुरित हो सकते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये सेटाइपा होता है, और भी उदाहरण, लेकिन लेक्टू का सेटाइपा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लेक्टू का सेटाइपा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, शुरुआती अध्ययन इसी पे ही हुए। मैं आपको जो प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये प्रयोग इसलिए बताना जरूरी है भाई, फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णकों के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट बना। आ गई बात समझ में? इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो देखो भाई, फोटोब्लास्ट लेक्टू का सेटाइपा, इसी पे ही शुरुआती प्रयोग हुए थे, इसी के कारण पता चला कि फोटोमॉर्फोजेनेटिक वर्णक होते हैं फाइटोक्रोम नाम। आ गई बात समझ? तो फ्लिंट ने पाया, पीछे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। आगे बात सुन, फ्लिंट ने पाया कि लेक्टू का सेटाइवा के बीजों का अंकुरण, अभी ये वैज्ञानिक खुरापात, अलग अलग प्रकाश की तरंग दे दे डाली, तो अलग अलग प्रकाश जब तरंग दे दे डाली, तो देखा कि लाल प्रकाश जो है वो क्या करता है, प्रेरण अंकुरण को प्रेरित करता है। जबकि लाल प्रकाश से अगर हम आगे चल जाए, सुदूर लाल, फार रेड, लाल से आगे, तो वो अंकुरण को प्रेरित नहीं करता। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये बात इन्होंने कही है। आपको क्या प्रयोग याद करना है क्या? ना, ये तो आप बता रहा हूँ भाई कैसे पता चला, ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना, ठीक है ना? आगे बात याद, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए कि भाई आपको पता तो चले कि कहानी क्या, मतलब मान लो 0.1% बात बता रहा हूँ। अंकुरन होता है वो लाल प्रकाश तक तो होता है, और लाल प्रकाश सबसे ज्यादा प्रेरित करता है।
फार रेड का वो है पीएफ। पादपों में जो संश्लेषित होती है वो है पीआर। पीआर ही क्या करती है, लाल परिवर्तित हो जाती है पीआर पीएफआर में। इसमें परिवर्तित होती है। तो बताइए पादपों में जो संश्लेषण हो रहा है वो किसका हो रहा है, पीआर का। और पीआर प्रकाश का अवशोषण करके किसमें परिवर्तित हो रही है, पीएफआर में। आगे बात समझ में क्लियर है क्या सबको, यस और नो? जब सुदूर लाल प्रकाश आता तो वही पीएफआर जो है वो सुदूर लाल प्रकाश का अवशोषण करके वापस किसमें परिवर्तित हो जाती है, पीआर। तो बताओ दोनों रूप एक दूसरे में इंटर कन्वर्जिबल है या नहीं? आ गई बात समझ में? तो पीआर जो है लाल प्रकाश का अवशोषण करती है, ये निष्क्रिय रूप है, ठीक है, क्लियर है। और लाल प्रकाश का अवशोषण करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, पीएफआर। और ये सक्रिय है और फिर ये क्या करेगी, किसी प्रक्रिया को, जो भी जैविक प्रक्रिया उसको प्रेरित करती है, ठीक है, क्लियर है क्या? लेकिन जब सुदूर लाल प्रकाश आता तो पीएफआर वापिस जो सक्रिय है वो किसमें कन्वर्ट हो, पीएफआर में, वो पीआर में। और पीआर क्या, निष्क्रिय रूप, तो जो जैविक प्रक्रिया वो फिर क्या हो जाती है, अवरोधित हो जाती है। बात क्लियर है सबको, यस और नो? तो ये निष्क्रिय रूप है और ये सक्रिय, लाल प्रकाश अवशोषी और ये सुदूर लाल प्रकाश अवशोषी, ठीक। शुद्ध अवस्था में ये ब्लू कलर की होती है, ये ग्रीन कलर का होता है। आगे बात, अगर शुद्ध अवस्था में, वैज्ञानिकों ने हर चीज खोज रखी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए पुराने सालों में। तो बताइए भाई, पीआर को अगर शुद्ध अवस्था में पृथक करो तो कौन से रंग की दिखती है, नीले कलर की, नीले रंग की, ब्लू, है ना। और जो सुदूर जो पीएफआर है वो ग्रीन कलर का दिखता है। अब ध्यान से सुनना, देखो पीआर जो है रेड लाइट अवशोषित कर रही है लगभग 666 नैनोमीटर, ठीक। पीआर रेड लाइट अवशोषित करके किसमें परिवर्तित हो रही है, पीएफआर। बताओ इनएक्टिव से एक्टिव। और फिर ये बताओ जैविक प्रक्रियाओं को प्रेरण करेगी नहीं करेगी, वही जब फार रेड लाइट आएगी यानी 730 से ज्यादा, है ना, तो ये पीएफआर पीआर में, और बताओ जैविक प्रक्रिया का अवरोध है, ठीक। तो सीधी सी बात है, बताओ पीआर जो है वो लाल प्रकाश का अवशोषण करके किसमें, पीएफआर में, लगभग 660 नैनोमीटर, है ना, 666 660, आगे बात है। और पीएफआर जो है वो सुदूर लाल प्रकाश लगभग 730 नैनोमीटर अवशोषण करके किसमें, पीआर में। तो बताइए भाई, सुदूर लाल प्रकाश यानी अंधेरा हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे प्रकाश से आगे जाएंगे तो क्या होगा, अंधेरा ही तो होगा। तो बताओ एक तरीके से अंधेरे के कारण रिवर्सन हो रहा नहीं हो रहा है, वापिस पीआर से पीएफआर से पीआर में, आगे बात रिवर्ट हो रही नहीं हो। तो किसके कारण, अंधेरे के कारण जो रिवर्सन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डार्क। तो क्या पूरी पीएफआर जो है, पूरी पीएफआर जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो जाती है क्या? तो भाई 100 पीआर जो है, पीआर वो 100 पीएफआर में कन्वर्ट हुई थी। तो क्या पूरी पीएफआर इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ना, लगभग 98 ही कन्वर्ट हो। अगली बात समझ, पूरी नहीं होती, एक एक चीज क्लियर बता रहा हूँ। हाँ आप तो इतना ध्यान रख लेना, ठीक है, क्लियर। कि पीआर लाल प्रकाश का अवशोषण करके पीएफआर में, पीएफआर दोबारा सुदूर लाल यानी अंधेरे में वापस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पीआर, और उसको हम कहेंगे डार्क रिवर्सन, ठीक है, क्लियर है क्या? तो पादपों में बताइए पीआर का संश्लेषण होता नहीं होता, जो रेड लाइट का अवशोषण कर किसमें कन्वर्ट होती है, पीआर। फाइटोक्रोम प्रकाशग्राही वर्णक जिसका उपयोग पौधे प्रकाश के संसूचन में करते हैं। संसूचन का मतलब प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करने में। बात क्लियर है सबको? तथा प्रक्रियाओं जैसे पुष्पन का दीप्तिकालिक प्रेरण, प्रकाश प्रेरित बीजांकुरण, इनके लिए। तो फाइटोक्रोम के ही दो रूप है, कौन कौन से, पीआर और पीएल। बात क्लियर है? कोई समस्या नहीं ना? अब बताइए, मैं आपसे कहूँ, है ना, डरने की जरूरत नहीं है, सुनो, ये क्वेश्चन मिलेगा इस कॉन्सेप्ट में। अब ये कॉन्सेप्ट जिसमें क्वेश्चन है, अगर मैं बताऊं आपको डायरेक्ट पढ़ाता तो आपको क्या समझ में आता, नहीं आता ना, पीछे क्वेश्चन मिलता, आप मनी मनो खड़े से यार कुछ नहीं है या नहीं, ठीक। अच्छा मेरे बचने का तरीका क्या होता, अरे यार आता जाता नहीं है, छोड़ दो उसको। लेकिन वास्तव में जो नहीं आता उसी के लिए कहूंगा कि नहीं आता, लेकिन जहां पे आने की संभावना है उसको मैं बताऊंगा। जैसे अब हुआ उसमें करे होंगे क्वेश्चन, तुमने क्या नाम है ये, पादप जगत में, कि बताओ भाई लाइग्यूल वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने किसी ने क्वेश्चन सोल्व करे होंगे तो, कि बताओ पुष्पीय पादपों में क्या होता है, लाइग्यूल वगैरह, पंखनुमा परागकण किसके होते हैं, स्पाइनस के होते हैं, ठीक है ना, पक्षी है। तो अब ये यार ये नहीं आता ये क्वेश्चन, आगे बात, इसलिए आपको लेकिन जहाँ मुझे एक बार बताओ भाई, दीर्घ दीप्तिकालिक प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, क्लियर है क्या? तो मुझे बताओ भाई, ज्यादा प्रकाश से एक्सपोज होंगे नहीं होंगे लॉन्ग डे प्लांट, बताइए भाई,
दिन बड़ा, मैं तो एक देसी तरीके से लिख रहा हूँ, दिन बड़ा और रात छोटी। बोलो हाँ है ना? Yes, तो sir. बताइए अंधेरा Yes, कम और प्रकाश ज्यादा, तो बताइए पी आर जितनी बनेगी वो सारी पी एफ आर में कन्वर्ट होगी नहीं होगी? और जैसे जैसे पी आर कम होती जाएगी और बढ़ जाएगी बात। अपने को ये थोड़ी है कि भाई जितनी फिक्स है कि मैंने आज तो सोई बनाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी। मुर्गी का अंडा थोड़ी है कि भाई आज एक ही निकलेगा। आ गई बात समझ में? तो yes, जितनी ज्यादा प्रकाश आ रहा है, जितनी पी आर पी एफ आर कन्वर्ट हो रही है, उतनी और संश्लेषण हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? आ गई बात समझ में? तो बताइए भाई, यहाँ पे पी एफ आर जो है खूब बन रही है, लेकिन रात छोटी यानी अंधेरा कम है। तो बताइए क्या होगा? जितनी पी आर पी एफ आर में कन्वर्ट हुई थी, क्या सारी पी आर में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? यार नहीं, नहीं नहीं होगी ना। तो अगर 24 घंटे में टोटल मालूम करें तो बताओ भाई पी एफ आर की संख्या पी आर से ज्यादा है? Yes, sir. है? तो इसका मतलब क्या हुआ? बताओ भाई, पी एफ आर अपॉन पी आर अनुपात बताइए क्या होगा? 1 से ज्यादा। और अगर यही बात अगर अब मैं उल्टी करके कह दूं, क्योंकि उल्टा आप उल्टा कुछ भी पूछ ले यार, हम तो होशियार हैं। पी आर अपॉन बताओ भाई एक से कम। Less than. सीधी सी बात है, कोई दिक्कत Yes, रटने की जरूरत क्या है? कॉन्सेप्ट ध्यान रख लो ना भाई। जितना दिन बड़ा होगा पी आर उतनी ज्यादा होगी, दिन जितना छोटा होगा उतनी पी आर कम होगी। तो यानी पी एफ आर अपॉन पी आर क्या होगा? अनुपात 1 से ज्यादा है। अच्छा, अब आपको क्लियर हो गया। शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट में रात बड़ी यार क्या यानी पी आर ज्यादा, PFR कम. हाँ भाई पी एफ आर अपॉन पी आर अनुपात क्या होगा? लेस देन 1। और अगर वही उल्टी बात कर दूं तो More than 1. डे न्यूट्रल में हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई? इस पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा मत सोचना सर न्यू पढ़ा रहे थे। तो ये पूरा लिंक बिठाते हुए इस चीज के लिए पढ़ाया है मैंने। आगे बात, क्वेश्चन जो स्टूडेंट सोल्व करता होगा उसको पता है कि वास्तव में जो चीज पढ़ाई जा रही है वो सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में। ठीक, तो पादपों में बताइए भाई, पीआर का संश्लेषण जो रेड लाइट का अवशोषण करके किसमें परिवर्तित? पीएफआर में। फाइटोक्रोम बताइए प्रकाश ग्राही वर्णक है या नहीं है? इसका उपयोग पौधे प्रकाश के संसूचन में करते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट में बात क्लियर है भाई सबको? पीआर अपॉन पीएफआर। डे न्यूट्रल में कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं। तो वास्तव में बनती नहीं होगी, इसलिए तो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो तो अब कोई ज्यादा कुचल्ले करे ना तो उस केस में आ गई बात समझ में? ज्यादा ही कुचल्ले कर दे तो क्लियर है ना? चलो अब आप समझो फोटो पेरियोडिज्म। आपको बताइए क्या समझ में नहीं आया? फोटो पेरियोडिज्म पूरा पता है नहीं पता? पादप जो है दीप्तिकालिकता के अनुरूप पुष्पन प्रेरित करते हैं। भाई अंग पादप के क्या है बताइए भाई? पर्ण। पर्णों में कौन से वर्णक है जो दीप्तिकालिकता प्रकाश की अवधि का अवशोषण करते हैं? बताइए कौन भाई? फोटो. कोई पी आर पी एफ आर जितनी ज्यादा दिन बड़ा होगा बताओ पी एफ आर ज्यादा होगी तो बताइए, और जितना कम दिन होगा उतना ही पी एफ आर कम होगी थी। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो बताइए दीप्तिकालिकता के कारण क्या हो रहा है? एक कोई काल्पनिक पदार्थ बनता है, कल्पना ही की हुई है, आज तक उसको पृथक करके नहीं देखा। तो जितने ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन और एफसीएल ये तो वास्तव में पृथक करके देखे, लेकिन दीप्तिकालिकता बसंतीकरण के कारण जो कोई पदार्थ बनता है कल्पना करिए बनता होगा, लेकिन वास्तव में आज तक नहीं देखा। ठीक है, क्लियर? तो बनता होगा तो उसको क्या नाम दे दिया? और जो पुष्पन को प्रेरित करे तो वो क्या होता है? पर्णों से स्थानांतरित होकर जो है आपके प्ररोशीर्षों में स्थानांतरित हो जाता है। प्ररोशीर्षों में कायिक विभज्योतक को पुष्पीय विभज्योतक परिवर्तित करता है। आप लोग जो बाद में आए बता देता हूँ, अपन ने वहां पे पढ़ा था, ये क्या नाम है, इनफ्लोरेसेंस पढ़ा था ना पुष्पक्रम, तो वहां पे आपको बताई थी। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? यही है ना कहानी, खत्म बात। देखो तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार की भी अवधि का मापन हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि जितना दिन छोटा होगा पी आर क्या होगी? ज्यादा होगी और पी एफ आर कम होगी। क्योंकि बताइए अंधकार के कारण क्या हो रहा है? ज्यादा अंधकार है तो पी आर ज्यादा है। तो बताइए पी एफ आर ज्यादा हो रही है और रात छोटे तो बताओ पी आर कम हो रही है। तो रात्रि का भी तो मापन हो रहा है। आ गई बात? तुम्हें अंदर की बात बताऊं मैं?
दीर्घ दीप्तिकालिक पौधा है ना, उनको ज्यादा प्रकाश चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए ना। लेकिन अगर उसके रात को, सुन लो मेरी बात को, अगर रात में है ना उसके आसपास लाइट जला दोगे ना आप, यानी उसके अंधकार को क्या कर दिया आपने, अंधकार की जो पीरियड है उसकी कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब कर दिया, उत्पन्न नहीं होगा। अब आप कहोगे सर दीप्तिकाल चाहिए तो कितना ही दे दो, ऐसे थोड़ी है कि सारा ही दे दो दीप्तिकाल। बोलो आया ना। अरे 6 घंटे की नींद तो जरूरी है नहीं? 6 घंटे की नींद ले लेंगे तो हमारी खोपड़ी खराब रहेगी नहीं रहेगी, और खोपड़ी खराब रहेगी तो हम बीमार रहेंगे नहीं रहेंगे? स्वस्थता के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है नहीं? और बिल्कुल निश्चिंत नींद होनी चाहिए, टेंशन है नहीं यार। पादप को भी रखी कंडीशन आगे ना। तो अगर उसके अंधकार वाले रात्रि के पीरियड में अगर आप लाइट जला के उसको डिस्टर्ब कर दोगे ना तो पुष्पन अवरोधित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खूब दीर्घ दीप्ति काल अगर 24 घंटे लाइट दे दो ना इसको जो बढ़िया पुष्पन करेगा ना, मामला खराब हो जाएगा उसका। आगे बात समझ। हाँ ठीक है, ज्यादा दीप्ति काल चाहिए लेकिन अंधकार पीरियड की भी कंटिन्यूएशन वैज्ञानिक कर चुके हैं पूरे। तो अगर इनके रात्रि के समय को अवरोधित कर दिया जाए प्रकाश के द्वारा, प्रकाशमान, तो दीप्तिकालिकता नहीं देती। बात क्लियर सब? वही अगर वो उस पर नहीं देते, ऐसे ही अगर लघु दीप्तिकालिक पौधे हैं, छोटे प्लांट, जितना और रात्रि बड़ी चाहिए, अगर उसके रात्रि में प्रकाश कर दोगे ना तो भी वो क्या होगा, उस पर नहीं। बताओ अंधकार का भी मापन हो रहा नहीं हो रहा अंधकार के समय? बात क्लियर हो? तो ऐसा नहीं दीप्तिकाली में प्रकाश नहीं, एनसीईआरटी में लिखी हुई है बात, प्रकाश व अंधकार की अवधियों की अपेक्षिक लंबाई, कि भाई वो दोनों उसको चाहिए। दीर्घ दीप्तिकालिक को क्या चाहिए, दिन बड़ा चाहिए रात छोटी चाहिए, तो छोटी रात भी चाहिए ही उसको। ये नहीं है कि रात को भी तुम है ना उजाला करके दिन में कन्वर्ट कर दो, गड़बड़ हो जाएगी वहां। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो छोटे बच्चे को, 5 साल के बच्चे को कम से कम 10 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन हमें 6 घंटे की नींद चाहिए। और बुढ़ापे में 3-4 घंटे की भी नींद हो जाए वो भी बहुत। तो बड़े बुजुर्ग एक ही समस्या है, फिर वो तो नींद ही बना है ना? इसी बात से मतलब कितने बड़े बुजुर्ग, मुझे तो नींद नहीं आती, मैं तो है ना एक बार आंख लगी फिर खुल गई, तो है ना। ये हर बुजुर्ग की समझ है, ये हकीकत है। तो वो 3-4 घंटे सो लेंगे उसमें काम हो जाएगा उनका। आ गई बात? जैसे 4 बजे कुचलने करने लग जाते हैं फिर, है? और वो सोचता है ये सब सो रहे हैं इनको भी जगाओ, है ना। अरे छोरा पढ़ ले। तो पादप द्वारा प्रकाश मान व अंधकार में अवधियों की अपेक्षित लंबाई के मापन की क्षमता, इनमें परिवर्तन के अनुरूप दर्शाई गई अनुक्रिया को हम क्या कहते हैं, दीप्तिकालिकता। भाई इसके अनुरूप ही तो पादप अनुक्रिया दर्शा रहा है, पुष्पन वगैरह की। बात क्लियर सब? तो अब ध्यान से सुनना भाई, प्रकाशमान जो अवधि है उसको हम क्या कहेंगे, जो भी प्रकाश काल की जो अवधि है उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशमान या प्रकाश काल अवधि। ठीक है, क्लियर है? उसको कहेंगे हम दीप्ति काल। अब खोज जो करी थी दीप्ति काल ने, कोई ऐसे थोड़ी मान लिया ना, बताया किसी ने। तो दीप्ति कालिता की खोज करी थी गार्डनर व एलार्ड ने। उन्होंने तंबाकू का पादप लिया और सोयाबीन में भी काम करा, और तंबाकू सोयाबीन जो है वो शॉर्ट डे प्लांट, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? तंबाकू और सोयाबीन के पादप पे उन्होंने कार्य किया, और तंबाकू और सोयाबीन जो है वो दोनों शॉर्ट डे प्लांट है। खत्म बात? क्लियर है सबको? यस और नो? एनसीईआरटी के उदाहरण पढ़ेंगे हम इसमें, तो तंबाकू सोयाबीन दिया हुआ है, तो शॉर्ट डे प्लांट। ठीक, अब सुन लो मेरी बात। उन्होंने कहा कि भाई तंबाकू और सोयाबीन जो है उनको क्या चाहिए, लघु दीप्तिकाल चाहिए। बताओ सोयाबीन की खेती वही होती है ना अपने, जून जुलाई में बुआई कर देते नहीं करते? अरे बोलो है ना, दाल वगैरह की यार सब बुआई करते नहीं करते है, मूंग वगैरह सब उसी टाइम पे तो होते ही है। तुम यार किसान परिवार से संबंधित होगे तुम, ये ध्यान नहीं है नहीं है? तो दाल वगैरह उड़द मूंग वगैरह सब, अरहर वगैरह उसी टाइम पे होती है वो, जून जुलाई में बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में कटाई कर लेते हैं। यस और नो? तो यस सर। सोयाबीन भी बताओ उसी टाइम पे होता है। अब तंबाकू की खेती नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, तंबाकू की भी उसी टाइम होती है। हुक्का पीने वाले हैं ना, जो क्या करते हैं, सितंबर अक्टूबर में खरीद लाते हैं तंबाकू, और उसमें है ना जो गुड़ की वो है ना जो पतला पतला साल भर, है ना। मैंने देखा है, आई बात, क्योंकि मैंने बहुत हुक्के भरे। कोई भी आता था बड़े बुजुर्ग, बैठ अल्लाह भाई हुक्का भर ले,
और उसको पूरी सेटिंग, हाँ भाई वो ऐसे लगा के उसके ऊपर ऐसे रख के लो भाई आग लगा के। बचपन में बालकों का यही काम रहता था। ला भाई हुक्का भर लो। हाँ सर। यस सर। हमारे घर को और वो तंबाकू बढ़िया क्वालिटी तैयार नहीं हो पाई। नहीं तो अब तो यहाँ आ गया ना मैं। ठीक है जी। तो तंबाकू और सोयाबीन का पादप, मैं आपको इतनी लंबी बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपको याद रहे ये बात कि अच्छा सर ने ये बात वहां कही थी, उदाहरण दिया था, तो हाँ ये सब शॉर्ट डे प्लान। क्लियर है सबको? तो अब साहब क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, सुनना मेरी बात को। जो आज आप कहते हो ना हर चीज हर मौसम में उपलब्ध हो रही है, उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग, वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर लिया, उस अध्ययन के कारण भी संभव है। देखो तंबाकू और सोयाबीन बताइए भाई, वही जून जुलाई में बुआई करो और अगस्त सितंबर में कटाई कर लो, सितंबर अक्टूबर में, है नहीं? कान्हा लाड ने क्या करा, इनको वही अक्टूबर नवंबर में बुआई करी, लेकिन जितना दीप्ति काल उस समय चाहिए था ना, उतनी ही देर तक इन्होंने उसको प्रकाश में रखा पुष्पन के टाइम, बाकी अंधेरे में लाके रख देते और देखा कि देखो हमने आर्टिफिशियली क्या कर दिया, पुष्पन प्रेरित कर लिया वही फरवरी मार्च में। क्यों? क्योंकि खुले में नहीं रखा। जितना उस टाइम पे जो दीप्ति काल की अवधि चाहिए थी, भाई सपोज करो 8 घंटे का 9 घंटे का दिन होता है, 10 घंटे, तो उतनी देर के लिए क्या करा, पादप वो प्रकाश होगा, बाकी उठा के अंधेरे में रख दिया, यानी आर्टिफिशियली उसको उतना प्रकाश अवधि में रखा, फिर वापस अंधेरे में रख दिया, उत्पन्न हो गया। तो बताओ ये एक अध्ययन महत्वपूर्ण है या नहीं? साल भर जो भी फसल वगैरह की जो उत्पाद उपलब्ध है, आपको आ गई बात समझ? क्या हर सब्जी हर मौसम में उपलब्ध है? नहीं, दवाइयों की भी है, दवाइयों मतलब हार्मोन्स, इनका भी रोल है या नहीं? बात क्लियर सबको? तो तंबाकू के पादप में, मैं सोयाबीन के पादप में भी किया था, ध्यान रखना है, बाइलैक्सिस सोयाबीन में किया था, लेकिन अब उतनी डीप नहीं पूछ रहे। तंबाकू एचडीपी पादप है, किंतु इन पादपों में गर्मियों में भी कृत्रिम रूप से, यानी अल्प दीप्ति काल देके भी पुष्पन प्रेरित कर लिया। गर्मियों का मतलब यही है कि भैया फरवरी के बाद बताओ गर्मी चालू हो रही है, वो तो जबरदस्ती मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है, नहीं तो हालत खराब होने लग जाती, नहीं होने लग जाती? आगे बात समझ में? चलो, तो न्यूनतम आवश्यक प्रकाश की अवधि को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक प्रकाश अवधि है, क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब सीधी सी बात है भाई, न्यूनतम प्रकाश अवधि क्रांतिक फोटो पीरियड, अगर इससे, हाँ मक्खन, फर्स्ट हिंदी मीडियम का 12वीं का पहला मॉड्यूल RM बैच का है ना? RM का, हाँ। अब कौन सा तुम्हारे मॉड्यूल? थर्ड मॉड्यूल है ना? लिया हिंदी मीडियम। तो क्रांतिक अवधि में न्यूनतम इतनी जो अवधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक अवधि। अब जिन पादपों को क्रांतिक अवधि से ज्यादा प्रकाश चाहिए उसको तो हम क्या कहेंगे? दीर्घ दीप्ति कालिक। और जिनको क्रांतिक अवधि से कम प्रकाश चाहिए उनको हम क्या कहेंगे? लघु दीप्ति कालिक। बात क्लियर सब? और जिन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वो कौन है? डे न्यूट्रल। बात क्लियर हुई सबको? तो देखो लॉन्ग डे प्लांट बताइए भाई, दीर्घ दीप्ति कालिक, उसमें क्रांतिक अवधि से अधिक चाहिए। अब बात है उदाहरण की, जो एनसीईआरटी में दिए हुए वो बताओ, गेहूं मूली चुकंदर बताओ, यस है या नहीं? जबकि चावल बताइए क्या है? लघु दीप्ति। अरे चावल यार बरसात के टाइम पे उगाते हैं यार, है या नहीं? आप लोग तो ज्यादा अच्छी याद कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट तो बहुत से ऐसे होते हैं जिन्होंने बेचारों ने नहीं देखेगी। अपन तो पूरी एक एक चीज को जड़ से जानते हैं इन चीजों। ये उदाहरण आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो अब ये तो गेहूं मूली चुकंदर तो चलो इसमें दिए हुए, लेकिन हम और भी पूछ लो उदाहरण, हम सारे उदाहरण जानते हैं क्योंकि हम किसान परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो हमें सारी कहानी पता है। क्या दिक्कत है भाई इसमें? आ गई बात समझ? तुम तो सीधी सी बात ध्यान रखो कि अक्टूबर नवंबर में जो जो बुआई होती है ना, वो सब क्या? दीर्घ दीप्ति कालिक। और जो जून जुलाई में जिन जिनकी बुआई होती है वो लघु दीप्ति कालिक। लो बस खत्म होगी बात, आगे बात। तो बताइए दीर्घ दीप्ति कालिक को बताइए हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग डे प्लांट को शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं, वैसे सही बात भाई। लॉन्ग डे है तो बताओ नाइट शॉर्ट होगी नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पूछ लेता, कड़ा चुप हो जाता है। शॉर्ट नाइट प्लांट क्या, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट? शॉर्ट नाइट, अच्छा मिस प्रिंटिंग दिखे और वो कर देता है या नहीं? खुद की बुद्धि लगा लेता है वो। अरे वो मिस प्रिंटिंग नहीं कर रहा है, वो काम की बात पूछ रहा है। बात क्लियर हो गई होगी सब? शॉर्ट नाइट, शॉर्ट डे प्लांट, अल्प दीप्ति कालिक,
बताइए भाई, लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहेंगे नहीं कहेंगे तुम? अब तंबाकू और सोयाबीन क्या याद नहीं रहेगा आपको, क्योंकि पूरा गार्डन एलार्ड का प्रयोग भी इस पे। और डे न्यूट्रल प्लांट, जिन पर प्रकाश अवधि का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साल भर जो चाहिए तुम्हें बताइए, टमाटर मिर्ची के बिना कोई सब्जी बन सकती है क्या? और पूरे साल भर तो चाहिए होती है, नहीं चाहिए होती है? तो टमाटर मिर्ची तो है ही है, और एक लोग वह खीरा भी साल भर ही खाते हैं सलाद। तो टमाटर मिर्ची और खीरा, बताओ क्या दिक्कत है याद करने में? उदाहरण याद हो गए सबको, कोई समस्या नहीं। प्रकाश व अंधकार का अनुभूति स्थल यानी परसेप्शन साइट क्या बेटा, पर्ण है या नहीं है? बात क्लियर है सबको? माना जाता है दीप्ति कालिकता के कारण पर्णों में एक माना जाता है, शब्द पे गौर करो, कल्पना करी है, क्या वास्तव में पृथक करके देखा है क्या? नहीं। वास्तव में पृथक करके देखे गए तो 5 ही हार्मोन है पादपों में, आ गई बात। तो एक तो दीप्ति कालिकता कारण जो कोई कल्पना करिए, कोई बनता होगा जो पुष्पवली प्रेरित करता है, और एक बसंती कारण के लिए जो कारण बना होगा उसको नाम देंगे। तो 2 हार्मोन है, उनको काल्पनिक हार्मोन बोलते हैं। तो माना जाता है दीप्ति कालिकता के कारण पर्णों में एक हार्मोनीय पदार्थ बनता है जो पर्णों से कायिक शीर्ष विभज्योतक में स्थानांतरित तथा इसे पुष्पीय जननीय विभज्योतक में रूपांतरित करता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरिजन। बात क्लियर हुई सबको? फ्लोरिजन बताइए, परिकल्पित हार्मोन है नहीं है, यानी परिकल्पना करी है, वास्तव में पृथक करके नहीं ले सकते। तो 2 ही पादप हार्मोन है जो मतलब काल्पनिक है। बताओ कौन कौन? एक तो फ्लोरिजन और एक बर्नेलिन। बसंती कण को बर्नेलाइजेशन कहते हैं। तो बर्नेलाइजेशन कारण जो बना उसको क्या नाम दे दिया? तो काल्पनिक है ये, ठीक है ना? तो नोट, अंधकार की अवधि की निरंतरता आवश्यक है या नहीं है? क्योंकि इसके परिवर्तन को सुन प्रभावित होता है। मैंने कही ना आपसे, रात चाहिए अगर तुम्हें रात में तुम 6 घंटे नींद चाहिए और तुम्हें कोई बार बार जगा दे तो तुम्हारे सुबह खोपड़ी में दर्द रहेगा नहीं रहेगा? वही बात है, प्लांट भी तो जीव है, ऐसे थोड़ी है। रात्रि तो चाहिए ना उसको, नहीं तो उसकी जो जैविक प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब होंगी नहीं होंगी। बात क्लियर हुई सबको? चलो जी, खत्म बात। बर्नलाइजेशन या बसंतीकरण, इसको यारोबिजेशन भी कहते हैं। यारोबिजेशन भी नाम दिया गया था ग्रीक भाषा में, लेकिन फिर बाद में इसको बर्नलाइजेशन नाम दिया। तो यारोबिजेशन भी कहते हैं। क्या है बसंतीकरण? कुछ नहीं है, एक बात पकड़ लो। बसंतीकरण निम्न ताप उपचार के कारण पुष्पन का जो प्रेरण है उसको हम कह रहे हैं बसंतीकरण। बात क्लियर है सबको? सीधी सी बात है, निम्न ताप उपचार के कारण जो पुष्पन का प्रेरित हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? बसंतीकरण। जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए ध्यान से सुन लेना दोबारा, क्योंकि मैं पहले ही इस बात को डिस्कस कर चुका था, लेकिन दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्या विचार है, यहाँ भी लेट आते हैं, यहाँ भी लेट आते हैं, ऑफलाइन में भी, तो उनके लिए फिर दोबारा सुविधा दी जा रही है। द्विवर्षी पादप और बहुवर्षी पादप सुने हैं नाम? मैंने पढ़ाया है इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं। तो द्विवर्षी और बहुवर्षी पादपों में पहले साल में पुष्पन नहीं होता है, दूसरे साल से पुष्पन होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक ये निम्न ताप अवधि से एक्सपोज नहीं हो जाते तब तक इनमें पुष्पन नहीं होता। इसलिए देखो, एक साल उगाया तो जब वो सर्दी के मौसम से एक्सपोज हो जाएंगे ना, फिर अगली साल क्या करते हैं, वही सर्दी का मौसम, मतलब वही निम्न ताप का मतलब जैसे ये आपका है ना जो जनवरी फरवरी का जो समय होता है बसंत का मौसम, आ गई बात समझ? तो जब तक उससे एक्सपोज नहीं हो जाते तब तक पुष्पन नहीं देते। बात क्लियर है सबको? आ गई बात समझ? बसंत के मौसम किताबी लैंग्वेज मत पढ़ना इस टॉपिक, एनसीईआरटी लेवल पढ़ते ही आप अड़ाचू हो जाओगे। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कोई रुकेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट वहां पे उल्टा पुल्टा निकलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब तक वो निम्न ताप से एक्सपोज नहीं हो जाते, यानी वही जनवरी फरवरी का समय, बसंत का ऐसा मौसम आ जाता है, बसंत पंचमी है कल। ठीक? तो एक्सपोज नहीं हो जाता तब तक पुष्पन नहीं देते। अब साहब, जो ये जनवरी फरवरी में जो टेम्परेचर होता है ना, जैसे रात्रि में 9-10 डिग्री चला जाता नहीं चला जाता, तो ये कोई भी देख लो आप, बहुवर्षीय पादप में भी यही लफड़ा है और द्विवर्षीय पादपों में यही इश्यू है। अब साहब क्या करा वैज्ञानिक? खुरापात। उनने क्या करा, इनके बीजों को निम्न ताप उपचार दे दिया, 9-10 डिग्री वाला जो टेम्परेचर जो बसंत के मौसम में होता है ना, वो इन्होंने आर्टिफिशियल दे दिया। भैया देखा कि वो द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप ने पहले साल से पुष्पन दे दिया। आ गई बात समझ में? पहले ही साल में क्या दे दिया? पुष्पन। इसका मतलब कि बताइए, निम्न ताप उपचार, निम्न ताप का कोई ना कोई प्रभाव है या नहीं?
और निम्न ताप का जो प्रभाव है पुष्पन के लिए उसको क्या करें, बसंतीकरण। और अब बताइए निम्न ताप का जो ग्राही भाग होगा, निम्न ताप का जो संवेदी क्षेत्र होगा वो कौन हो? बताओ, बीज में भी निम्न ताप दिया तो पहले साल में हो गया, नहीं हो गया? तो बीज के अंदर क्या भ्रूण ही तो है। तो बताओ कौन संवेदी भाग, भ्रूण और या फिर पादप अंकुर के बाद में कौन है बताइए? शीर्ष विभज्योतक है या नहीं? बोलो है ना? तो या तो प्ररोह के शीर्ष भाई पादप में तो, और बीज में क्या भ्रूण आ गया। तो संवेदी क्षेत्र कौन है? पर्ण। जबकि बसंतीकरण कौन है? बीज में तो भ्रूण और पादप में शीर्ष विभज्योतक। बात क्लियर होगी? ये कहानी और कुछ है ही नहीं। क्लियर है? यारोबिजेशन भी कहते हैं न्यून तापमान की अवधि द्वारा पुष्पन का प्रोत्साहन। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है भाई। आ गई बात समझ में? मात्रात्मक ऐसे कि बताओ पुष्पन बढ़िया प्रेरित होएगा नहीं होएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है क्या सबको? यस और नो? और प्रकाश का जो भाई किस प्रकार का तापमान आप दे रहे हो, ये थोड़ी है बिल्कुल निम्न ताप दे दिया माइनस का, तो यार ऐसे तो उत्पादक की हालत खराब हो जाएगी। आगे बहुत उच्च दे दिया तो भी तो बताओ प्रकाश की गुणात्मकता, वो ताप की गुणात्मकता पर और कितने समय के लिए दिया जा रहा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा नहीं? इसलिए मात्रात्मक गुणात्मक। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कोई समस्या हो तो बोल दो भाई। देन अनुभूति स्थल क्या है बताइए भाई? तने का परिपक्व शिखाग्र या फिर बीज का भ्रूण। इसकी जो खोज थी और जो नाम दिया था ना बर्नलाइजेशन, लाइसेंको ने दिया था, ठीक। जबकि फोटो पेरियोडिज्म किसने? गार्नर और एलार्ड। तंबाकू और सोयाबीन, छोटे प्लांट है तंबाकू सोयाबीन। अब सर्वप्रथम अध्ययन जो है क्लिपार्ड ने किया गेहूं की 2 किस्मों पे। आप पढ़ोगे है ना, ये जो इनकी जो किस्म होती है ना, गेहूं वगैरह जो वगैरह है ना, इनकी 2 प्रकार की किस्म होती है। एक तो होती है बसंतकालीन और एक होती है शरदकालीन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। शरदकालीन जो ये बसंतकालीन जो किस्म है, इसको हम बसंत ऋतु में उगाते हैं। किसमें उगाते हैं? बसंत, वही जनवरी फरवरी। सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। साइनाइन छोड़ दो, बाद में कर लेना। बसंतकालीन जो है उसको हम जनवरी फरवरी में उगाते हैं, वही जनवरी के एंड तक। मार्च में तैयार हो जाती है, मार्च के मतलब 2-2.5 महीने में मामला तैयार हो गया। जो शरदकालीन जो है ना, इसको हम शरद ऋतु में उगाते हैं, वही अक्टूबर में बुआई करते हैं ना, और वही फरवरी मार्च में जाके तैयार हो। आ गई बात समझ? तो ध्यान से सुनना, ये जो शरदकालीन जो किस्म है, ठीक है, क्लियर है क्या? इसको हमने किस में उगाया भाई? सर्दी में उगाया। तो अब ध्यान से सुनना, इसको निम्न ताप की आवश्यकता नहीं है। इसको निम्न ताप की आवश्यकता नहीं। देखो द्विवर्षीय बहुवर्षीय में तो है ही है, लेकिन जैसे जो 1 वर्षीय फसली पादप है ना, तो उनमें इनको निम्न ताप की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आपने उगाया तो हो गया। लेकिन इस शरदकालीन किस्म को आप अगर सर्दियों में नहीं उगाओ, अक्टूबर नवंबर में, और वही जनवरी में उगाओ, तो निम्न ताप उपचार नहीं मिलेगा। तो अगली साल वही जब वो नवंबर दिसंबर ये इनका तापमान को एक्सपोज करेगी, तब जाके अगली साल उत्पन्न करेगी। ये बात क्लियर सब? तो बताओ शरदकालीन किस्म के लिए निम्न ताप अत्यंत आवश्यक है या नहीं? जबकि इसको नहीं है, इसलिए देखो शॉर्ट में खत्म हो गया, नहीं हो गया? बोलो है ना? अब अगर इसके बीजों को हम कृत्रिम रूप से निम्न ताप उपचार दे दें और फिर जनवरी में उगाएं, तो बाप वो क्या करेगी? वही अप्रैल जो है आपका, मार्च अप्रैल में तैयार हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो बताइए, बसंतकालीन किस्मों को निम्न ताप के उपचार की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इनको आवश्यकता है या नहीं? बात क्लियर है सबको? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं? तो बसंतीकरण के कारण बताइए हाइपोथेटिकल हार्मोन बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? बर्नलिन, जो पुष्पन को प्रेरित करता है। शरदकालीन 1 वर्षीय व द्विवर्षीय पादपों में बसंतीकरण स्पष्ट देख सकते हो, नहीं देख सकते? समझ में आ गई बात? इस शरदकालीन की तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि बसंतकालीन की जरूरत नहीं। आ गई बात समझ में? कोई समस्या? अब आपके मन में आ रहा होगा, आपके मन में आ रहा होगा फिर सर हम बावड़े हैं क्या सबके सब? हमारे पूर्वज ये बसंतकालीन गेहूं नहीं उगाते हैं, कम अवधि में ही फसल तैयार हो जाए। अरे लेकिन एक बार बता, जो चीज जितनी जल्दी वृद्धि करेगी वो उतनी ज्यादा मजबूत होएगी क्या? बोलो आए ना? तो एक तो स्टूडेंट आए क्रैश कोर्स करने, और एक तुम है ना जो पूरी साल भर पढ़े, तो बताओ बढ़िया तैयारी किसने करी होगी जिसने क्रैश कोर्स करने वाला?
राजधानी एक्सप्रेस होती है या नहीं? दोनों ने नीट की मैंने 11वीं 12वीं का चैप्टर पूरा पढ़ाया है। तो ये पादप प्रथम वर्ष में केवल कायिक वृद्धि दर्शाते हैं और द्वितीय वर्ष में पुष्प और फल। यदि इनके बीजों को पहले ही निम्न ताप उपचार दे दिया जाए तो प्रथम वर्ष में ही बसंतीकरण की भूमिका क्या बताइए भाई? एक पक्ता यानी समय से पूर्व ही प्रजनन और वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बताओ निम्न ताप दे देंगे तो क्या होगा? जहाँ 2 साल लग रहे थे उसको वो एक ही साल में बताइए क्या होगा? पुष्पन उष्पन करके बीज बीज बना के फल बना के मर जाएगा। आ गई बात समझ में? मैं तो क्या बताइए एक तरीके से अंकुरण और पुष्पन के मध्य की अवधि को कम करने में सहायक है या नहीं? यस और नो? अरे शरतकालीन गेहूं किसमें कृत्रिम रूप से निम्न ताप दे दो और फिर जनवरी में उगा दो तो बताइए क्या होगा? पुष्पन अंकुरण और पुष्पन की मध्य की अवधि कम हो गई नहीं हो गई? वही आपने है ना जो उसको अक्टूबर में बुवाई करी वही पुष्पन कब आ रहा? जनवरी फरवरी तक आ रहा नहीं आ रहा? तो बताओ अवधि ज्यादा हो रही थी नहीं हो रही थी? वही तुमने आर्टिफिशियली निम्न ताप दे दिया तो क्या होगा? तुरंत ही थोड़े दिन बाद में तो पुष्पन होना चालू हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो अंकुरन पुष्पन की मध्य की अवधि को कम रटने की जरूरत नहीं है। सहायक जिससे प्रतिवर्ष एक, लेकिन लालच बुरी बला भी होती है ना? कृत्रिम बसंतीकरण के पश्चात बताइए शरतकालीन पुष्पों की बुआई बसंत में कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं?
कृत्रिम बसंतीकरण के पश्चात, समझ में आ गई? यानी कृत्रिम निम्न ताप उपचार देने के बाद में बताइए शरतकालीन की बुआई हम बसंत में कर देंगे नहीं कर देंगे? वही जनवरी में, बोलो आया ना? जिससे अत्यधिक शीत के कारण होने वाली पादप मृत्यु भी रोक सकते। पाला पड़ता नहीं पड़ता? तो वो अब कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। आगे बात समझिए। तो बीजों या पादपों का बसंतीकरण उपचार हम कृत्रिम रूप से कैसे देंगे? एक बार होता है निम्न ताप होगा तो नमी होगी नहीं, O2 तो होगी, H2 तो होगा ही। और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता, बिना ऑक्सीजन के कैसे श्वसन करेगा? तो O2 H2 की उपस्थिति में 1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ने कहा था ना वही 1 से 10 बोल रहा, लेकिन 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो जनवरी का तापमान है ना रात्रि का, क्लियर है? डिबर्नलाइजेशन, अगर सपोज करो बी बसंतीकरण, अगर सपोज करो बसंतीकृत उपचार दे रखा बीजों, उनको वापिस अगर हम उच्च ताप पे ले जाएंगे ना तो निम्न ताप उपचार का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है सबको? तो यदि बसंती के बीजों को पुनः उच्च ताप पर रखा जाए। फाइटोजीरोंटोलॉजी क्या होती है? जो जीर्णता का अध्ययन होता है ना, जो भाई कैसे एज बढ़ रही है पादपों में, कैसे पत्ती जो है वो पीली पड़ रही है, सूख रही है, झड़ रही है, तो वो जीर्णता कैसे आ रही है, फल जो है कैसे परिपक्व हो रहा है, कैसे वो पक्के पादप से पृथक हो रहा है, तो वो जीर्णता किस प्रकार आ रही है उसका जो अध्ययन उसको हम बोलते हैं फाइटोजीरोंटोलॉजी। मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है? क्लियर है क्या? अगली बात समझ में? पूरी 11वीं पूरी हुई, आप बढ़िया करो मन लगा के। सर ये बसंतीकरण से फसल की क्वालिटी खत्म होती है क्या, मतलब कम होती है? अरे भाई यही है कि है ना, जो जो कम समय मिल रहा है तो बताओ उतना परिपक्वता नहीं हो पाएगी ना, उत्पादकता नहीं हो पाएगी। वही है, मैंने फिर एक बात कह रहा हूँ, एक तो तुम क्रैश कोर्स में तैयारी करो और एक पूरे साल भर तैयारी करो, अंतर है या नहीं? इससे बढ़िया उदाहरण से नहीं समझा सकते। आज तारीख हो गई 4 तारीख। सर इसमें ठंडे क्षेत्रों में तो सर 1 वर्ष ही होना चाहिए सर, क्योंकि वहां तो चिलिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगा ना सर। अरे वो बस चीलिंग टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे अभी भी जाओ आप, वहां पे क्या पड़ रही है, जनवरी मार्च तक बर्फबारी हो रही है, मार्च तक बर्फबारी हो रही है वहां तो। आई बात? और जो यहाँ पे आपके इस मौसम यहाँ पे अपनी जहाँ पे हम रह रहे वहां पे जो जनवरी फरवरी का तापमान है वो वहां पे कब मिलता है? मई जून में मिलता है। आगे बात समझ में? तो अब बताइए हाँ मई सर जून हाँ। में अब वो अगली साल फिर वो जब नॉर्मल मौसम आएगा वो तब जाके क्या करेगा, पुष्पन देगा। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, वैसा है पहला चैप्टर खोल लो, मैं क्या स्कैन करके इस पे डाल देता हूँ। ये पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। यस सर। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है कि जिन जिलों में 5% से कम है संक्रमण दर, उन्हीं में ही स्कूल खोले जाए, जिनमें ज्यादा है उनमें स्कूल नहीं खोले जाए, ऐसा केंद्र सरकार की गाइड। लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी। उसको अपने राज्य के बच्चों से प्यार है या नहीं? अरे कुल मिला के राजनीति के चक्कर में बेड़ा गर्क हो रहा, और कुछ सही बात नहीं है। स्पष्ट बात नहीं करते हैं ये लोग, चाहे कोई भी हो, कोई सी पार्टी। लोग बाग जो है पार्टी के चक्कर में डंडे खा रहे हैं, खोपड़ी बुड़वा लेते हैं, है ना, और आपस में लड़ाई और करने लग जाते हैं, है ना, आपस में लट्ठे चल जाते हैं और
ऊपर वालों को पता ही नहीं है और कोई फायदा और नहीं है आपस में, और भैया जूतम जूत हो जाएंगे और लट मार लेंगे एक दूसरे। नहीं करना चाहिए। सब जगह स्वार्थ। सिंगल डोज वाले भी कोचिंग आ सकते हैं क्या? एडीपी को प्लीज कांटेक्ट करिए। आप एक बार एडीपी वालों को फोन कर लीजिए, वो बताएंगे, क्योंकि मैं भी कुछ कह दूं मुझे पता भी नहीं है ना क्या है कहानी, क्योंकि सुबह से शाम तक क्लास ले रहा हूँ तो ये फालतू बातों पूछने करने में समय ही नहीं मिलता है। जयपुर में तो 10% से ज्यादा है संक्रमण। सही में है। ये जो पहला चैप्टर है भाई, जीवों में जनन, इसका कुछ भाग तो आपको जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, है ना, और कुछ पढ़ाएंगे हम। अब मुख्य मुख्य बातें जो है ना, मुख्य क्या मतलब पूरा चैप्टर, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर पूरा हम पढ़ चुके, पूरा ही पढ़ चुके, केवल यहाँ तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं। और हमने तो जानबूझ के पूरी डिटेल एक एक चीज जो 11th में जहाँ पे टॉपिक मिलता जुलता आया, हमने पूरी कहानी आपको पढ़ाई। ठीक है जी। एक मिनट रुक जाओ। मैं किसी भी एक स्टूडेंट को शेयर कर रहा हूँ, इसमें सुनना, सर ने कोई स्पेशल चीज भेजी है तो इस पे लेने के लिए